हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास का जो अध्याय दूसरा है साइंस का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस दूसरे अध्याय का जो नाम है वो है अम्ल, क्षार और लवण। ये अम्ल और क्षार और लवण के जो नोट्स हैं ये सबसे बेस्ट नोट्स हैं और सबसे ज़्यादा आसान नोट्स होंगे आपके लिए। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होंगे, ठीक है, उसे अपने अम्ल बोलते हैं। अम्ल की खास बात क्या होती है कि ये नीली लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं और ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति का मतलब है कि यानी किसी चीज़ के ऊपर गिरेंगे तो उसे ख़राब कर देंगे, ठीक है। यानी किसी कोई धातु है या कोई कोई स्किन होगी अपनी, जैसी त्वचा होगी, वो भी इसके संपर्क में आती है तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसके उदाहरण हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH इसका मतलब होता है एसिटिक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिटिक अम्ल, या फिर इसका मतलब होता है एथेनोइक अम्ल। HCOOH इससे अपने जानते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, क्षारक। तो क्षारक किसे बोलते हैं? जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उसे अपने क्षारक बोलते हैं। ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। ये स्पर्श में साबुन की तरह प्रतीत होते हैं। इसके उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने लवण के बारे में कि लवण किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनेगा। जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को अपने बोलते हैं लवण। इसके उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। अब आगे बात करते हैं सूचक के बारे में कि सूचक किसे कहते हैं। सूचक को अपने इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। तो वे पदार्थ जो अपने को बताते हैं कि कोई जो विलयन है या कोई पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक है, इस चीज़ के बारे में जो सूचना देते हैं ना, उससे अपने बोलते हैं सूचक। और सूचक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक सूचक और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम सूचक। अब अपने बात करते हैं कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। वे सूचक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो उससे अपने बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। इसके उदाहरण हैं हल्दी, गुड़हल का जो पुष्प होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, लाल पत्ता गोभी और लिटमस, ठीक है। लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक होता है, ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं कृत्रिम सूचक या फिर इसे बोलते हैं संश्लेषित सूचक। इसके बारे में बात करते हैं। ये वे सूचक होती हैं जो मानव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं या मानव द्वारा बनाए जाते हैं, तो उस सूचक को अपने क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। तो ये नोट कर लेना कॉपी के अंदर। उसके बाद अपने बात करते हैं गंधीय सूचक के बारे में कि गंधीय सूचक किसे बोलते हैं। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या फिर क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। यानी जैसे मान लो कोई, जैसे इसके पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है इसके वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। जैसे मान के चलते हैं मैंने प्याज है, ठीक है। अब प्याज के तेल, जैसे कोई प्याज है, आपको पता है प्याज की खुशबू किस तरह से होती है। जैसे इस प्याज के रस को अपने कोई अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो प्याज की जो रस की जो स्मेल होती है, जो गंध होती है उसकी, वो चेंज हो जाएगी। और क्षार के माध्यम में डालेंगे तो और ज़्यादा वो उसकी स्मेल जो होगी वो और चेंज हो जाएगी। यानी कुछ ना कुछ उसकी गंध जो होती है वो परिवर्तन हो जाती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कोई अम्ल
कोई विलयन अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। वो किससे पता चल रहा है अपने को? गंध के माध्यम से पता लग रहा है, तो इसलिए अपने बोलते हैं इसे गंधीय सूचक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये बात है कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? बात करते हैं जब अम्ल हो गया या फिर क्षार, अच्छा धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, ये जानना अपने को। कोई भी अम्ल हो गया या क्षार हो गया धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस बनाता है और लवण का निर्माण करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि जब अम्ल या क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? वो होता है हाइड्रोजन गैस का। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो क्या होता है? जब भी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल का निर्माण भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभिक्रिया है। इसकी जितने भी एग्जाम्पल है वो आप याद कर लेना, ठीक है। और विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है, कोई भी जब धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस और जल यानी कि H2O का निर्माण जरूर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3, ये होता क्या है? जितने भी चूना पत्थर होते हैं या खड़िया का मतलब है यहाँ पे चौक से मतलब है चौक, संगमरमर हो गया, मार्बल हो गया, अंडे का कवच हो गया, ये जितने भी होते हैं ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, ठीक है, हाँ सच्ची बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना आएगा, बुझा हुआ चूने की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दोबारा सुन लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको अपने बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होती है तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हर बार एग्ज़ाम में इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी जरूर आता है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को अपने बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, लवण प्लस जल का निर्माण होगा। इसका एग्जाम्पल है ये वाला जो कि सभी जगह मान्य होता है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है और सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने धातु और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्ल के साथ क्षारकीय प्रकृति की होती है। इसका मतलब है कि जितने भी धातु ऑक्साइड होंगे वो सभी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारकों के साथ अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका मतलब है कि जितने भी अधातु ऑक्साइड होंगे वो सभी के सभी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, सभी अम्लों और क्षारकों में समानता।
अब अपने देखते हैं कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सभी अम्लीय विलयन और सभी जितने भी क्षारकीय विलयन होते हैं, जितने भी क्षारकीय विलयन होंगे, जितने भी अम्लीय विलयन होंगे, उन सभी में विद्युत धारा का प्रवाह है संभव होता है, यानी उसमें करंट आ सकता है। ठीक है, यानी जब इसमें अपने बैटरी वगैरह लगाएंगे, इसमें बैटरी के 2 तारे लगा के और दोनों तारे अपने उसमें डालेंगे, अम्लीय विलयन में या फिर क्षारकीय विलयन में डालेंगे, तो उसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह है होना चालू हो जाएगा उसमें। तो ये समानता होती है, यानी जितने भी अम्लीय विलयन होते हैं और जितने भी क्षारकीय विलयन होते हैं, उनमें सभी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये क्यों होता है अपनी बात करते हैं। क्योंकि सभी अम्ल और क्षारकों को जल में मिलाने पर ये ना जो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। कभी एक बार पूछ लेते हैं कि सभी अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, क्यों? क्योंकि सभी अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इसलिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपकी वीडियो भी पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अब अपने बात करते हैं अम्लों और क्षारकों का जलीय विलयन में क्या होता है, ये बात अपने देखते हैं। जब सभी अम्ल को जब अपने जल में मिलाते हैं, यानी कोई भी अम्ल है उसको जल में मिला रहे हैं, तो ये जल में घुलकर H+ आयन, H+ को अपने बोलते हैं हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, यानी कि H3O+ इसका निर्माण करेगा। ठीक है, और जितने भी क्षारक हैं वो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, जिसे अपने बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, यानी जितने भी अम्ल हैं वो जल में घुल के H+ आयन देंगे और जितने भी क्षार हैं वो जल में घुल के OH- आयन देंगे। नेक्स्ट, तनुकरण किसे कहते हैं। अब अपनी ये बात ध्यान देखते हैं, तनुकरण क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी सीधी डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर की, और बताना पड़ता है। तो ध्यान रखना, तनुकरण क्या होता है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जल के प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, जल के प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होती है। इस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं तनुकरण। और जितनी भी अपने अम्ल जो लाते हैं या जितनी भी अम्ल प्रयोगशाला में पड़े होते हैं वो सभी के सभी तनुकृत होते हैं, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो। जितनी भी अम्ल और क्षारक अपने जो प्रयोगशाला में देखते हैं वो सभी तनुकृत होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोई अम्लीय विलयन या क्षारकीय विलयन कितना प्रबल है, इसकी सूचना अपने किससे मिलती है। इसकी सूचना अपने को मिलती है pH स्केल से। ठीक है, pH स्केल से इसकी सूचना प्राप्त की जाती है कि कोई विलयन कितना ज़्यादा अम्लीय है, ये कितना ज़्यादा क्षारकीय है। तो जानते हैं कि ये pH स्केल आखिर है क्या चीज़। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया है। इस स्केल को अपने बोलते हैं pH स्केल। इस स्केल में जो P का मतलब होता है पुषांश यानी कि शक्ति होता है, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये नोट कर ले, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं pH स्केल में आखिर कितने अंक होते हैं। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। ठीक है, यदि कोई विलयन उदासीन प्रकृति का है तो उसका pH मान 7 होगा। यदि कोई विलयन अम्लीय प्रकृति का है तो उसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। और यदि कोई विलयन क्षारकीय प्रकृति का है तो उसका जो pH मान होगा वो होगा 7 से ज़्यादा, 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। कोई विलयन उदासीन है तो उसका pH 7 होगा, अम्लीय है तो 7 से कम, यदि क्षारकीय विलयन है तो pH मान 7 से ज़्यादा।
अब हम बात करेंगे कि कोई अम्ल कितना ज़्यादा प्रबल होता है और कितना ज़्यादा दुर्बल, यानी दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं और प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। जो अम्ल अधिक संख्या में H+ आयन जो उत्पन्न करता है, ठीक है, उसका pH मान उतना ही कम होगा, और जिस अम्ल का pH मान जितना ज़्यादा कम होता है और जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है, वो कहलाता है प्रबल अम्ल। ठीक है, जो अम्ल कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा उसका pH मान अधिक होगा और वह दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि दुर्बल अम्ल कौन किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, और प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो अपने बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्षार किसे कहते हैं, यानी प्रबल क्षार किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। जो क्षारक अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करता है और उसका pH मान उतना ही अधिक होगा, और जो क्षारक OH- ज़्यादा उत्पन्न करता है, यानी OH- आयन जो है वो ज़्यादा उत्पन्न करेगा और जिसका pH मान अधिक होगा वह प्रबल अम्ल कहलाता है और प्रबल क्षार कहलाता है। और जो क्षारक कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करेगा और जिसका pH मान उतना ही कम होगा तो वह दुर्बल क्षारक कहलाता है। यानी सीधी सीधी सिंपल बात ये है, जिसका pH मान कम वो दुर्बल क्षार कहलाएगा और जिसका pH मान अधिक होगा वो प्रबल क्षार कहलाएगा। दुर्बल क्षार कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करता है और प्रबल क्षार जो होता है वो OH- जो आयन है वो अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। और अपने बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पी स्केल है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में कभी कभार सीधा पूछ लेता है और इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि कभी कभार सीधा पूछ लेते हैं कि शुद्ध जल का pH का मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH कितना होता है तो याद रखना 7 होता है, और रक्त का pH मान कितना होता है वो होता है 7.4। तो विशेष है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आपने बात करते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व। ठीक है, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होते हैं वो pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये बात ध्यान रखना। कैसे होते हैं, क्योंकि जैसे मानव शरीर है वो भी 7 से लेकर 7.8 pH परास में ही कार्य करता है, यानी 7 से लेकर 7.8 की रेंज में ही वो कार्य कर सकता है, वरना वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब जैसे मान के चलो वर्षा जल है, यदि उसका pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा बन जाती है। इस अम्लीय वर्षा के कारण जब ये अम्लीय वर्षा जब होती है तो नदियों का जो जल का pH होता है, नदियों को जल का जो pH मान होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उनकी जो उत्तरजीविता होती है वो उनको हानि पहुंचती है, कठिन हो जाती है उनकी उत्तरजीविता, क्योंकि वो उनकी जो pH रेंज है वो उस जो उनका जो शरीर होता है वो pH के रेंज में नहीं रहता, pH रेंज से या फिर कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से उनके शरीर को दिक्कत आने लग जाती है। यानी मोटी मोटी बात आपको इतनी याद रखनी है कि जितने भी जीव जंतु होंगे वो pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट, अच्छी उपज के लिए मिट्टी की भी pH परास जो होती है वो भी उचित होनी चाहिए। यदि मिट्टी की pH परास उचित नहीं होगी तो अच्छी उपज नहीं हो पाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और मानव पाचन तंत्र भी है वो भी उचित pH परास में ही कार्य करता है। ठीक है, यदि मान के चलो यदि पेट में जो अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, यदि इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है तो pH का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। जैसे ही pH का मान ज़्यादा होता है तो हमें पेट में दर्द होने लग जाता है और जलन महसूस होने लग जाती है, जिसे अपने बोलते हैं अम्लता या फिर बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, और इस एसिडिटी का निवारण करने के लिए अपने क्या करते हैं, दुर्बल क्षार का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है दुर्बल क्षार। कौन सा होता है, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे अपने क्षार का यूज़ करते हैं, जो अपने को अम्लता यानी एसिडिटी से निवारण करता है, या फिर अपनी इनो वगैरह लेते हैं। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये दंत क्षय का कारण बनता है। ठीक है। विभिन्न पौधे और जीव अपनी आत्मरक्षा के लिए अम्ल का निर्माण करते हैं, जैसे नेटल के पौधे द्वारा मेथेनोइक अम्ल का निर्माण करना, चींटी या मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। ये इस अम्ल का यूज अपने क्या करते हैं, ये जो जितनी भी चींटी होगी, मधुमक्खी होगी, जो नेटल का पौधा हो गया, ये मेथेनोइक अम्ल का निर्माण करते हैं अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको यहाँ पे ला रखा हूँ, इसमें आप याद कर लेना इसको। जैसे नींबू और संतरे में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी, नेटल और मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सारणियाँ अच्छे तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, एक रह गया, कभी कभार ये पूछ लेते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट, लवण परिवार। समान धन और ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का लवण कहा जाता है। ठीक है। यानी जिसमें मान के चलो कोई लवण का सूत्र है, यदि उस लवण में Na आ रहा है, जैसे NaCl, Na2SO4, ठीक है, NaNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें Na आ रहा है तो अपने इसे बोलेंगे सोडियम लवण का परिवार। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड या KCl, इसमें Cl आ रहा है तो अपने इसे बोलेंगे क्लोराइड लवण के परिवार। ठीक है। नेक्स्ट, लवण की प्रकृति कैसे होती है। लवण भी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के हो सकते हैं या फिर क्षारकीय प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है। और कैसे होते हैं अपने वो बात करते हैं। यदि जब दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलते हैं तो उदासीन लवण मिलेगा। ठीक है। यदि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलेगा तो भी जो लवण बनता है वो भी क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। जब प्रबल अम्ल मिले और दुर्बल क्षार मिले, यानी उनके आपस में अभिक्रिया हो, तो जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होती है। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, इससे जो लवण बनेगा वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, साधारण नमक। साधारण नमक को अपने इंग्लिश में इसको जो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है। और इससे अपने रासायनिक नाम इसका ये होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसका अपने उपयोग करते हैं बेकिंग सोडे के अंदर, व्यंजक चूर्ण बनाने में, वॉशिंग सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में और क्लोरीन बनाने में इसका यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड का जब अपन में विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब अपन जानते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना एग्ज़ाम की दृष्टि से। 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का सीधा ही आ जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया कैसे कहते हैं, समझाइए। तो सुनिए किसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का निर्माण होता है। यानी जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, ये जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब अपने जानते हैं क्लोरीन के उपयोग। क्लोरीन के कौन कौन से उपयोग होते हैं। क्लोरीन का अपने उपयोग करते हैं जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, PVC निर्माण में, CFC के निर्माण में, रोगाणुनाशक के रूप में और कीटनाशक के रूप में इसका अपने यूज करते हैं क्लोरीन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपने सूत्र होता है NaOH। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। इसका अपने यूज करते हैं धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, इसे अपने बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके निर्माण की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इस तरह से है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब अपने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि विरंजन चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करते हैं। इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं। इसका उपयोग करते हैं अपने वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए। कागज़ की फैक्ट्री में अपने करते हैं लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़े के विरंजन के लिए। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचाय के रूप में इसका अपने उपयोग करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका अपने उपयोग करते हैं और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है। इसके निर्माण की अभिक्रिया इस तरह से है। NaCl + H2O + CO2 यानी सोडियम क्लोराइड के साथ जल की अभिक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। प्लस में निर्माण होता है अमोनियम क्लोराइड का। अब अपने इसके उपयोग की बात करते हैं। इसके कौन से उपयोग होते हैं। इसका अपने उपयोग करते हैं केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में और स्वादिष्ट खाना बनाने में और पकोड़े के निर्माण में अपने उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अपने एंटी एसिड के रूप में भी करते हैं, यानी कि जैसे अपनी इनो वगैरह लेते हैं ना, उसके रूप में भी अपना इसका यूज़ करते हैं। कई रासायनिक उद्योग में विभिन्न रसायनों को निर्माण में, यानी इसका यूज़ करके बेकिंग सोडे का उपयोग करके अपने बहुत से प्रकार के केमिकल बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, बेकिंग सोडे को ही अपने मीठा सोडा बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो उपयोग है बेकिंग सोडे का, वो सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। ठीक है, ये अग्निशामक का मतलब है जैसे हमारे कहीं पे आग लग जाती है ना, उसको बुझाने के लिए जो अपने जिस यंत्र का यूज करते हैं। कहीं पे आग लगी हुई है, जहाँ पे अपने कहीं भी आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं अपने, उस यंत्र को बोलते हैं अपने अग्निशामक। ठीक है, और पांचवा इसका जो उपयोग है वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं धुलने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक नाम है। निर्माण इसका होता है सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अपने जल के 10 अणुओं के साथ करवाते हैं तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में, घरों में साफ सफाई के लिए इसका यूज करते हैं, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, एक भी चीज़ इसमें मिक्स नहीं करनी है जो आपको इस नोट्स में दी गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इससे अन्य नाम ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी इसका नाम होता है। इसके निर्माण की अभिक्रिया इस तरह से हैं। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट की अभिक्रिया जब अपने 3/2 जल के अणु के साथ करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की अभिक्रिया 3/2 अणुओं के जल के अणुओं के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका निर्माण होगा। ठीक है, और ये जो अपना होता है ना, इसे अपने बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं, जिसको मैं अभी रंग कर रहा हूँ, इसे अपने जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको रेड कलर से इसको मार्क कर देता हूँ। चलो ब्लू कलर कैसे कर देते हैं। ये जो है अपने, इसे अपने बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं, तो इसके ध्यान रखना। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अपने यूज़ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो का उपयोग जो है डॉक्टर यूज़ करते हैं टूटी हड्डी को सही जगह स्थिर रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। खिलौना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सजावटी सामान बनाने में इसका यूज़ करते हैं। सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग करते हैं और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपने इस तरह से बोलते हैं POP, यानी POP का पूरा नाम क्या होता है,
पीओपी का पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्रिस्टलन का जल। कोई लवण है, उस लवण के साथ कितने इकाई सूत्र जल के अणु हैं, यानी कोई लवण है उस लवण के साथ कितने जल के अणु हैं, उसे अपने बोलते हैं क्रिस्टलन। और इसकी परिभाषा अपने कुछ इस तरह से देते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में, यानी लवण का कोई एक अणु है, ठीक है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यानी इस लवण के साथ कितने जल के अणु चिपके हुए हैं, उसे अपने बोलते हैं क्रिस्टलन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर जुड़े हुए हैं जल के जो अणु हैं वो जुड़े हुए हैं 10 अणु जुड़े हुए हैं जल के, जिसे अपने बोलते हैं दावन सोडा। अच्छे से देख लो, मैं इसको थोड़ा सा वो अलग कलर में ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट है, और कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं। और ये है सोडियम कार्बोनेट, जिसे अपने बोलते हैं दावन सोडा भी बोलते हैं। और इस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, इसे अपने बोलते हैं क्रिस्टलन। तो ठीक है, समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो देखने के लिए, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। जो आपके साथी हैं उसको शेयर करें ताकि उनको भी ये बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।